साल 2024 को म्यूचुअल फंड के नज़रिए से देखें तो साल 2024 सेक्टोरल थीमैटिक म्यूचुअल फंड का साल रहा। अगर अगस्त तक का डेटा देखें तो तकरीबन जनवरी से अगस्त तक में 1.03 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ सेक्टोरल थीमैटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए। पर यह बात भी सही है कि आउट ऑफ 163 थीमैटिक फंड्स जो इस साल रिलीज किए गए हैं, उनमें तकरीबन 57 ऐसे थीमैटिक फंड्स हैं जो कि अपने बेस वैल्यू 10 रुपीज जिस पे एनएवी उसको लॉन्च किया गया था उसके भी नीचे चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, आदित्य बिरला का क्वांट फंड, एसबीआई का ऑटोमेटिव और इनोवेटिव फंड और साथ में आईसीआईसीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए थीमैटिक फंड के बारे में जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। खूब सारा डिटेल, खूब सारा इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। क्या आप श्योर हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? डिटेल में वीडियो देखिए, पहले जानिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर डिटेल समझिए कंजम्पशन थीम के बारे में। क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स हैं इस कंजम्पशन थीम के, इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा करेंगे आज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड जो कि है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। पहले म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। ओपन डेट इसका 29th ऑफ नवंबर है, क्लोज डेट 13th ऑफ दिसंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 13th ऑफ दिसंबर होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का सिप के लिए है और 5000 रुपीज लमसम के लिए है। एंट्री लोड उसमें कुछ नहीं है, पर अगर आप 3 महीने के अंदर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी इसका 10 रुपीज का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये थीमैटिक फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ये जो बेंचमार्क यूज करेगा वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मार्केट में आया है और ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि कंजम्पशन और कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में चलती हैं। इसका मिनिमम टारगेट है कि ये एनएफओ के दौरान 10 करोड़ रुपीस कलेक्ट करेगा और फिर उससे ये एनएफओ स्टार्ट करेगा। इसके अगर फंड मैनेजर को देखें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर नितिन है। अगर इनके बारे में डिटेल्स देखें तो इनकी क्वालिफिकेशन है कि ये बीएमएस है और एमएस फाइनेंस है आईसीएफएआई देहरादून से। इनको 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में। ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं उसमें बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो कि ये मैनेज कर रहे हैं सिंस 27 सितंबर 2022 से। बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसको भी 2022 से ये मैनेज कर रहे हैं। और बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप फंड है जिसको कि ये 3 मार्च 2023 से मैनेज कर रहे हैं। अगर इसका एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पे 80 टू 100% का एसेट जो है वो मेनली ऐसे ही कंपनीज में लगाया जाएगा जो कंजम्पशन रिलेटेड है। 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनीज में भी किया जा सकता है। डेट और सिक्योरिटीज 0 to 20% होगा। रिट्स और इनविट्स 0 to 10% होगा। अब अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। इसका बेस डेट है 2006 का और इसको सेमी एनुअली रिव्यू किया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 30 टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आएंगी। अगर इसका रिटर्न की बात करें
तो क्वार्टर रिटर्न यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका माइनस में चल रहा है अभी। अभी ये -10.75% पे है। पर अगर एनुअल रिटर्न देखें तो 19.52% है। 1 ईयर का रिटर्न 27.38% का है। 5 इयर्स का रिटर्न 18.04% का है और जब से ये बना तब से इसने 13.75% का प्राइस रिटर्न दिया है और टोटल रिटर्न देखें तो 15.11% का टोटल रिटर्न दिया है। अब इसमें जो सेक्टर्स आएँगे उनको देखें, तो यहाँ पे सारे सेक्टर्स वो सेक्टर्स आएँगे जिनको कि आप यूज़ करते हैं, जिनको कि आप कंज़्यूम करते हैं। जैसे फ़ास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, सर्विसेज़ हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, पावर सर्विसेज़, रियलिटी, इस तरह आएँगे जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो एफएमसीजी को दिया गया है जो कि 30.14% का वेटेज रखता है। कंपनीज़ जो आएँगी उसमें सबसे अगर टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें तो वो भारती एयरटेल होगा जो कि 10.40% पे चलेगा। फिर आईटीसी होगा जो कि 10.36% पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा 8.32% पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 7% पे और ज़ोमैटो, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज होगा। इसके टॉप 10 होंगे और टोटल इसमें 30 कंपनीज़ होंगी। अब अगर समझें कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन किस तरीके से चल रहा है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कंजम्पशन मतलब आप जिस चीज़ को कंज़्यूम करते हैं, जिस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर देन और नाउ कंपेयर करें, देन को कंपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2019, 2020 प्रियर कोविड देखें और 2024 कोविड के बाद का देखें, तो तकरीबन दुनिया एक तरह से बदल सी गई है। जहाँ 2019 के पहले हम लोकल और लिमिटेड कपड़े पहनते थे या फुटवियर यूज़ करते थे। घर में ज़्यादातर खाना खाते थे और रेयर विज़िट होता था रेस्टोरेंट को। लिमिटेड आइटम था जो कि एक्सेस था एसेंशियल आइटम्स के लिए और ज़्यादातर सामान जो है वो हम किराना स्टोर से लेते थे, जो कि आज के ज़माने में बदल गया है। आज के ज़माने में हमारे पास एक्सेस है इंटरनेट का और हम अच्छे ब्रांडेड कपड़े आराम से खरीद सकते हैं। वहीं पे नए-नए आइटम्स हैं, वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं जिनको हम कंज़्यूम कर रहे हैं। शॉपिंग जो है वो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और साथ में ब्रांडेड गुड्स को यूज़ करना हमने शुरू किया है। अब कंजम्पशन थीम को ड्राइव क्या चीज करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइज इन पर कैपिटल इनकम। पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल में जिस तरह से हमारा कैपिटल जो इनकम है वो राइज किया है। लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उससे उनको पैसा मिल रहा है जो कि वो स्पेंड कर रहे हैं। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, हायर और यंगर वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो कि काम कर रही है और काम करने से वो चीजें कंज्यूम कर रही है। अर्बनाइजेशन, ज्यादातर लोग अर्बन पॉपुलेशन में आ रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब है शहर में आ रहे हैं, शहर में आके रह रहे हैं और शहर में रहने के कारण उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो बदल रही है, वो बढ़ रही हैं। प्रीमियम लाइफ, हर कोई एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। जहां पहले अगर कोई रीजन था जिससे कि कोई किसी मोड़ पे आ करके अपने आप को स्टैग्नेट समझता था या फिर उन चीजों का एक्सेस नहीं कर सकता था, आज के टाइम में अमेज़न है, मीशो है, ज़ोमैटो है, स्विगी है, जिससे कि आप एक अच्छी लाइफ की तरफ सोच सकते हैं। साथ में डिजिटलाइजेशन है जो कि हेल्प कर रहा है चीज़ों को आराम से खरीदने का। आप बैठे-बैठे आप जैसे हम गाज़ियाबाद में हैं, तो हम गाज़ियाबाद से बैठे-बैठे कोई भी जगह की लोकेशन का सामान देख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं और साथ में ईज़ी क्रेडिट। पेमेंट करना आसान हुआ है। यूपीआई ने सबसे ज़्यादा मदद करी है इस पेमेंट सिस्टम को इंक्रीज़ करने में। साथ में क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज़, कोई भी सामान लेना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। अब अगर देखें तो इस सब चीज़ों का मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न है जो वर्किंग एज है पॉपुलेशन की। अगर दुनिया भर में देखें तो चाइना के बाद इंडिया आता है जो कि सबसे हाईएस्ट वर्किंग एज यहाँ पे चल रही है। उसके बाद जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और अगर दुनिया से भी कंपेयर करें
तो इंडिया सेकंड रैंकिंग पे आता है। 2031 में इंडिया क्या 25% पॉपुलेशन वर्किंग होगा, यानी एक चौथाई लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे। अब जब वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, तो उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम मतलब कितना इनकम वो कमाते हैं, कितना पैसा वो महीने का बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम डेटा को थोड़ा रन करें, ये 2020 है, जबकि 2112 यूएस डॉलर्स एक पर्टिकुलर पर्सन कमा रहा था। वहीं अगर 2025 को कंपेयर करें, तो वो बढ़ के 3131 के आसपास उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। 2112 से बढ़ करके 3131 है। उसी को अगर आप 2030 पे लेके जाएं, तो एस्टिमेटेड है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 4891 के आसपास हो जाएगी। यानी लोगों का जो इनकम होगा वो बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा, तो बेसिकली जो अपर मिडिल क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपर मिडिल क्लास है जो कि सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें, तो इसमें जो लो क्लास है या लोअर लोअर मिडिल क्लास है, उसके एक्सपेंडिचर अभी भी कम है। बल्कि जो अपर मिडिल क्लास है, वो ज्यादा स्पेंड करना शुरू किया है, क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, प्रीमियम लाइफ जीना चाहता है। उसके कारण वो चीज़ों को कंज़्यूम कर रहा है, वो चीज़ों को खरीद रहा है। अब खरीदना क्यों आसान हुआ है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जहाँ पे मॉल्स कम थे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कम थे, जहाँ पे एक्सेस प्रीमियम शॉप का, अगर आपको एक वॉच खरीदनी है, तो वॉच के शोरूम्स बहुत कम होने के कारण आप वॉच नहीं खरीद सकते थे। वहाँ पे एंटर किया सबसे इम्पोर्टेंट ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स ने एंटर करके पूरा गेम चेंज किया। अगर यहाँ पे आप देखें, ये इंडिया है, और इंडिया अगर इस समय देखें, तो इंडिया इस समय टॉप लेवल पे चल रहा है। तकरीबन 29.6% ई कॉमर्स में रिटेल सेल्स इस समय लेकर के चल रहा है इंडिया। जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है तकरीबन यूएस 113 बिलियन डॉलर्स 2025 को। और जहाँ पे कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जो पेनिट्रेटेड है वो 8.4% 2023 है, जो कि ग्लोबल एवरेज तकरीबन 19.4 है। अब क्योंकि ई-कॉमर्स बढ़ा, ई-कॉमर्स से लोगों ने सामान खरीदा, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गया। जहां पे कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बाय 2030 अगर देखें, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना, जो कि सबसे बड़ी है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। सबसे जाहिर सी बात है, चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है। अगर 2030 को एक्सपेक्ट करें, तो तकरीबन 2030 में 243 मिलियन न्यू कंज्यूमर्स ऐड होंगे। इसका मतलब है कि आने वाले 6 साल में और लोग होंगे जो कि इस ट्रेंड को यूज करेंगे, जो कि यूजर बनेंगे, जो कि अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे नई कार खरीदना शुरू करेंगे, नया घर खरीदेंगे, घर के लिए सामान खरीदेंगे। यानी जो कंजम्पशन मार्केट है वो इंक्रीज करता रहेगा। अब कंजम्पशन एक ब्रॉडर थीम है। यहाँ पे आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये एफएमसीजी में आता है, यानी फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स में आता है, जहाँ पे पैकेजिंग, खाना, चाय, कॉफी यही आता है। अगर इसको देखें, तो हाँ, बहुत मेजर पैटर्न है, 34% है जो कि एफएमसीजी में आता है, पर कि इसके बाद भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, या फिर ई कस्टमर कंज्यूमर सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, पावर, रियलिटी, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके कंजम्पशन थीम को लेके चलते हैं और कंजम्पशन थीम बनाते हैं। अगर निफ्टी से कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं, इसको निफ्टी 500 से कंपेयर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 को जब हम लेके चलेंगे इंडिया कंजम्पशन थीम में, तो जितने जगह आप ग्रीन देख रहे हैं, वो सारे जगह
वो सारे जगह इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक इसने अच्छा परफॉर्म किया, यानी 2008 से लेकर के तकरीबन 2013 तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और निफ्टी 500 से अच्छा परफॉर्म किया है। साथ में अगर 2022 देखें और 23 भी देखें, तो वहां भी इसने निफ्टी 500 से अच्छी परफॉर्मेंस करी है। पर ऐसा नहीं है कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन थीम ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के देखा हमने कि कौन-कौन सी ऐसी सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स हैं जो कि मार्केट में हैं, जो बेंचमार्क हैं और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया निफ्टी इंडिया कंजम्पशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर 1 ईयर हमने यहाँ पे 1 ईयर का डेटा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कंजम्पशन थीम की मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है ऑन अ 1 ईयर एवरेज बहुत अच्छा रहा है। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स देखते हैं जो कि सेम थीम के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको अलग-अलग स्लाइड्स में अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स दिखाएँगे। सबसे पहले दिखाएँगे वो म्यूचुअल फंड्स जो कि 1 ईयर के थीम पे अभी रन कर रहे हैं, 1 ईयर से रन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोटक कंजम्पशन फंड दिखेगा, एचडीएफसी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड दिखेगा, एचएसबीसी कंजम्पशन फंड दिखेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रही है वो एचएसबीसी कंजम्पशन फंड की रही है, जिसने 1 ईयर में तकरीबन 37.81% का परफॉर्मेंस दिया है। एनएवी अगर देखें तो एनएवी यहाँ पे 15.02 का चल रहा है जो कि 10 रुपीज से लॉन्च हुआ होगा और इसका जो एयूएम है वो भी तकरीबन 16,000 करोड़ का है जो कि डेली एयूएम लेके चल रहा है। अब देखिए ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर से चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड है, बड़ौदा बीएनपी परिदास है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है और महिंद्रा मैन्युलाइफ है। यहाँ पे अगर आप 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें कि अगर आपको लंबा रुक के इसमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड की चल रही है जो कि 22.61% की रही है। और इसका जो एयूएम है तकरीबन 2414 करोड़ का चल रहा है। इसके बाद अगर सेकंड तो अच्छी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ौदा पीएनबी परिधास की रही है। पर सबसे ज़्यादा एयूएम देखें तो सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों ने किया है, वो किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे जो कि तकरीबन 3226 करोड़ का डेली एयूएम है। अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो 10 ईयर्स से या उसके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे आपको आदित्य बिरला सन लाइफ मिलेगा, आपको निप्पॉन मिराई एसेट मिलेगा, निप्पॉन इंडिया मिलेगा, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड मिलेगा, सुंदरम कंजम्पशन फंड मिलेगा और यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड मिलेगा। यहाँ पे अगर इसका परफॉर्मेंस देखें, अब 10 ईयर्स का देखते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है। तो 10 ईयर्स का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिराई एसेट का रहा है जो कि तकरीबन 17.59% का परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे दो डेटा देख सकते हैं। एक 5 ईयर्स का देख सकते हैं जो 5 ईयर्स में 24.89 का परफॉर्मेंस है और 10 ईयर्स का देख सकते हैं 17.59 के आसपास की परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे हमने क्लब कर दिया, सारे म्यूचुअल फंड्स को मिला दिए जो कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर से चल रहे हैं और फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि जब से लॉन्च किया गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट और टाइम वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जब से लॉन्च किया गया अगर उसमें देखें तो यहाँ पे एचएसबीसी कंजम्पशन फंड रहा है जो कि तकरीबन 38.50 की परफॉर्मेंस दिया है जो कि इसकी टॉप परफॉर्मेंस है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन आपका परफॉर्मेंस 38.50 तक जा सकता है। वो इसका मैक्स होगा। अगर मिनिमम की बात करें तो हमारे पास यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड है जो कि तकरीबन 13.25% की परफॉर्मेंस लेके चल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा किसी न किसी इस म्यूचुअल फंड पे भरोसा किया है तो आदित्य बिरला सन लाइफ नेक्स्ट जेन फंड है जो कि तकरीबन 5,893 करोड़ का डेली एयूएम लेके चल रहा है। तो अभी तक आपने सारा डिटेल और सारा इंफॉर्मेशन देख लिया इस कंजम्पशन थीम के बारे में, इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अब असल कंसर्न्स क्या हैं इस म्यूचुअल फंड में या इस पर्टिकुलर थीम में, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है ये
सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हालांकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, पर अगर आप ब्रॉडली देखें तो एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अगर एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स को मिला दें तो तकरीबन ये 52% का वेटेज अकेले लेके चल रहे हैं। यानी कि जो डिपेंडेंसी है इस पर्टिकुलर कंजम्पशन थीम की, वो डिपेंडेंसी आधे से ज़्यादा है एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल के। अब ये डेटा देखिए, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की गई थी दिखाने के लिए कि एफएमसीजी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमने यहाँ पे आपको येलो करके 2014 से लेके 2022 तक हाईलाइट किया है। छोटा सा भी चेंज अगर पूरी वर्किंग में कहीं भी आता है तो पूरा एफएमसीजी हिल जाता है। वो चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो, या बहुत बड़ा चेंज कोविड हो। कोई भी फर्क अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो दो ही सेक्टर होगा, एक एफएमसीजी होगा और दूसरा ऑटोमोबाइल होगा। हर किसी का मन करता है एक 55 इंचेस की टीवी में प्रोग्राम देखने का, या फिर एक बड़ी अच्छी शानदार गाड़ी चलाने का। पर ये दोनों तभी पॉसिबल है जब पर कैपिटा इनकम, दूसरे एक्सपेंसेस और सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आर्थिक मंदी हो गई या फिर कोई भी आने वाली बड़ी इश्यूज हो गई, उसमें सबसे ज़्यादा कोई इंसान जो अपना कट ऑफ करता है एक्सपेंसेस, वो कट ऑफ करता है अपने लग्जरी गुड्स को। यहाँ पे जो एफएमसीजी है, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा हिट होते हैं किसी भी ख़राब समय आने पे। अगर इन कंपनीज को देखें डिटेल में तो आउट ऑफ 30 कंपनी 15 कंपनीज टोटल ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स और एफएमसीजी में ही आती हैं। यानी कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें कि ऑटोमोबाइल नीचे जाता है या फिर एफएमसीजी नीचे जाता है, तो पूरा का पूरा थीम, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड ही नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद दूसरी कंपनियां हैं जो कि इसको सपोर्ट करें, पर वहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर में देखें तो वहाँ पे सिर्फ दो कंपनी आती हैं जो कि इस थीम में होती हैं। पावर में देखें तो दो, रियलिटी में सिर्फ एक, सर्विसेज में एक, और अगर टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो वो भारती एयरटेल अकेली कंपनी है। यानी कि डिपेंडेंसी देखिए ना, डिपेंडेंसी यहाँ पे 3 सेक्टर्स के ऊपर आती हैं, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल। हमारी राय इसके लिए पॉजिटिव नहीं है। यह सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक हल्के से इशारे से भी पूरा का पूरा शेक कर सकता है। पिछले कई सालों में एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और ये जो थीम है, ये थीम भी इसीलिए नीचे जा रहा है क्योंकि एफएमसीजी का डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर और इस पर्टिकुलर ऐसे सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा है। हमने आपको सारा डिटेल दिखाया और अपनी कंसर्न्स भी बताई कि इस कंसर्न्स क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। आप पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पे हम सिर्फ नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने डिटेल बना रखा है ताकि जो भी नया म्यूचुअल फंड आए हम उसके बारे में बात करें, आपको बताएं और आप समझ सकें कि आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू।